पानी जाता है नीचे से, तो हमें डाउट होता है कि ये बच्चेदानी का कैंसर हो गया है। तो यूजुअली ये कैंसर प्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने बताया, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज के साथ, या कई बार हम देखते हैं कि यंग पेशेंट्स में भी जिनको पीरियड्स बंद नहीं हुए 40s में इरेगुलर ब्लीडिंग चले जा रहा है या अनप्रेडिक्टेबल पीरियड्स हो गए, तो कैंसर का रिस्क हो सकता है। और यूजुअली लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ये कैंसर हमारे आसपास क्यों बढ़ रहा है, राइट? सो नंबर 1 इसका रीज़न है एज। हमारा जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, हमारे बीच में ओल्ड पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ता है कैंसर का रिस्क बढ़ता है, राइट? ब्रेस्ट कैंसर में भी, बच्चेदानी के कैंसर में भी, प्रोस्टेट कैंसर में भी। सो इंक्रीजिंग एज इज नंबर 1। सेकेंडली मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। तो हम सब देखते हैं कि ओल्ड एज में पेशेंट्स ओबीज हैं, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, तो भी उनको कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और स्पेशली एज सेकेंड कैंसर्स, जिनको पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उनका गोली चला 5-10 साल, उसके बाद ये रिस्क हो सकता है। कमिंग टू द केस, सो ये लेडी हमारे पास आई थी, शी वॉज 84 ईयर्स ओल्ड। सो 84 साल की उम्र में इनको ब्लीडिंग हुआ, और ऑब्वियसली 84 साल में उम्र ज़्यादा के साथ उनको थोड़ा कार्डियक रिस्क भी हाई था, हाइपरटेंसिव भी थे, और शी प्रेजेंटेड विद कि ब्लीडिंग हो रहा है कुछ महीनों से। हमने बायोप्सी किया, उसमें यूट्रस में कैंसर आया, MRI पेट स्कैन किया, तो पता चला कि अभी अर्ली स्टेज नहीं है, सिर्फ यूट्रस के अंदर है। तो हमने इनका सर्जरी किया मिनिमल एक्सेस से, यानी की होल सर्जरी किया रोबोटिक टेक्नोलॉजी से। सो जब भी हम कोई भी सर्जरी की होल तरीके से करते हैं, तो फर्स्ट टारगेट होता है कि जो सर्जरी कैंसर सेफ्टी को दिमाग में लेते हुए, ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को लेते हुए हम ओपन तरीके से करेंगे, सेम सर्जरी हमने की होल सर्जरी में रेप्लिकेट किया, ठीक है? एंड उसका बेनिफिट क्या हुआ कि पेशेंट नेक्स्ट डे ही उठ के बैठ के खाना खा के चलने लगे, एंड विद इन 2 days शी वॉज होम अपने परिवार के साथ, और 2-4 दिन में उनका जो नॉर्मल एक रूटीन चल रहा था घर में, वो उन्होंने रिज्यूम कर लिया, राइट? सो नॉट गिविंग द आइडेंटिटी, सो यू कैन से ओल्ड एज में भी दे आर वॉकिंग एंड दे आर हेल्दी, और अपना नॉर्मल रूटीन को एक इतनी मेजर कैंसर सर्जरी के बाद भी जल्दी वापस आ जाते हैं नॉर्मल रूटीन में। सो पहले सारे पेशेंट्स हम ओपन सर्जरी से करते थे। आजकल भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैडम कैंसर है, आप की होल सर्जरी मत करना, लेजर मत करना, रोबोटिक मत करना, आप ओपन से करना, नहीं तो हमारा खराब हो जाएगा केस। तो सारे पेशेंट्स को हम की होल सर्जरी ऑफर नहीं करते हैं, ठीक है? कुछ पेशेंट्स जो एलिजिबल हैं, ठीक है? सो जो ही पेशेंट्स एलिजिबल हैं जिनके लिए की होल सर्जरी सेफ है, उन्हीं को हम लैप्रोस्कोपी का रोबोटिक सर्जरी ऑफर करते हैं। तो ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी। एक डाउट जो पेशेंट्स के मन में रहता है वो ये है कि आप रोबोटिक सर्जरी कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो, वो मशीन कर रहा है। सो ऐसा नहीं होता है, रोबोटिक सर्जरी भी सर्जन ही कर रहा होता है। सो लैप्रोस्कोपी भी मैंने ही करना है, ओपन भी मैंने ही करना है, रोबोटिक भी मैंने ही करना है। इट्स जस्ट दैट मुझे इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े बेटर तरीके के लग रहे हैं। सो रोबोटिक में ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये पेशेंट के पास जाता है और यहाँ पे सर्जन बैठ के ऑपरेट करता है। एंड एडवांटेज क्या मिलता है हमें कि एक तो इसमें हमें विजन बहुत बेटर मिलती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की होल सर्जरी है और रोबोटिक सर्जरी भी की होल है, लेकिन ओवर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या बेनिफिट है रोबोटिक का कि एक तो आपको विजन बहुत अच्छा मिलता है, कैमरा बहुत एडवांस्ड है, 3D विजन है और इंस्ट्रूमेंट्स बहुत एडवांस्ड और प्रिसाइज है, और ये वाला मूवमेंट हमारा 3D मूवमेंट वी गेट इट। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो यू कैन सी, जिसमें हम एनिमेटेड उसमें बताया है कि एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी में हाउ वी डू इट। छोटे छोटे 8 mm के पोर्स होते हैं, सो हर जो इंसिजन है वो 1 सेंटीमीटर से कम होता है, इट इज अबाउट 8 mm। ये जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये कंसोल होता है जहाँ सर्जन बैठता है, और इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो की होल सर्जरीज के द्वारा पेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं। Now these instruments are very advanced instruments and very precise instruments, ताकि ब्लड लॉस है वो तकरीबन ना के बराबर ही होता है। विजन हमें बहुत 10 टाइम्स मैग्नीफाइड और 3D विजन मिलता है, एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है कंट्रोल में ये सर्जन के हाथ में है, करेक्ट, और उससे ये सर्जरी कम्प्लीटली होता है। ये जैसे कैमरा अंदर जाता है और उसके बाद बाकी पोर्ट से इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है। तो हमारा जो एक्चुअली बच्चेदानी का कैंसर है वो यूजुअली ओल्ड एज में हम देख रहे हैं 60s 70s, और अभी तो 80-84 ईयर्स के पेशेंट आ रहे हैं जो अदरवाइज फिट है, चल फिर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो उस सिचुएशन में हमारा की होल सर्जरी करना बहुत
लाइक दैट वी डू इट। ये हमारा सेटअप होता है एंड दिस इज हाउ वी डू इट। सो नॉर्मली ओपन सर्जरी के लंबा इंसिजन होता है, की होल सर्जरी में छोटे छोटे इंसिजन से ही वी कैन डू द सेम सर्जरी जो हम ओपन करते हैं। थैंक यू। हेलो, मैं डॉक्टर नवल बंसला। मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। मैडम हमारी गाइनिक ऑन्कोलॉजी के हैं, मैं ब्रेस्ट देखता हूँ। तो हमारी एक टीम है, हम फोर्टिस मोहाली में जो भी ऑर्गन स्पेसिफिक हम कैंसर सर्जरीज कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली एक ऑर्गन को एक ही बंदा देख रहा है, तो उससे रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है। लाइफ टाइम अगर मैं रिस्क की बात करूं तो 1 in 8 वुमेन एट ए लाइफ टाइम रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर की 8 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल है अगर हम उसको शुरुआती स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। जितना पेशेंट लेट आता है उतना उसमें चांस ऑफ क्योर कम होता जाता है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, ट्रीटमेंट जो है हमारा बहुत चेंज हुआ है ड्रास्टिकली। अगर मैं सर्जिकली बात करूं या कीमो की बात करूं या रेडिएशन की बात करूं, तो ट्रीटमेंट जैसे कि मैम ने बताया कि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो गया है कि आपको बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटिंग सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा काट पीट कर रहे हैं। हम यूट्रस में रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। सेम सिमिलरली ब्रेस्ट में हम मिनिमल इन्वेजिव कहते हैं ना कि छोटे चीरे से ज़रूरी नहीं कि पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़े, वैसे छोटे चीरे से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर देखोगे तो ये पहले स्टैंडर्ड था कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो ये मिथ था कि जी आप पूरी ब्रेस्ट रिमूव करवा लो तो दैट विल बी गुड, है ना, कि इससे दोबारा आने के चांसेस कम हो जाएंगे या पेशेंट बिल्कुल घर से ठीक हो जाएगा। तो एक मिथ है कि जिसमें कि पूरी ब्रेस्ट निकालने से हम ज़्यादा लंबे समय तक ठीक रहेंगे। सेम रिजल्ट पूरी ब्रेस्ट रिमूव किए की बजाय हम पार्शियल ब्रेस्ट जिसको कहते हैं या ब्रेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हम फोर्टिस मोहाली में कर रहे हैं। इसमें जो एक एस्पेक्ट रहता है वो है कि ब्रेस्ट सेव करना। अगर देखोगे ये ब्रेस्ट कैंसर का फुल ट्रीटमेंट है कि जिसमें एक छोटा कट ऊपर लगा, एक छोटा कट एक्जिला में लगा। इसमें आपने ब्रेस्ट भी सेव करी है और एक्जिलल लिम्फ नोड भी सेव करे हैं। इसके लिए डेडिकेटेड मशीन्स हैं जिसमें कि हम पता करते हैं कि जी कैंसर कहाँ तक गया है, उसको सिर्फ उतना ही निकालते हैं। तो इसको हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी बोलते हैं विद ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, कि ब्रेस्ट बचाई जा सकती है, एक्जिला का लिम्फ नोड भी बचाया जा सकता है। नटशेल में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, छोटा चीरे से या छोटा ब्रेस्ट सेव करते हुए हम कैंसर का सही तरीके से इलाज कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सिर्फ एक ही, ब्रेस्ट या सर्विक्स कैंसर के लिए एक ही है अर्ली डिटेक्शन, कि हमें उसको जल्दी पकड़ना चाहिए ताकि हम उसको जड़ से ठीक कर सकें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वी आर रेडी टू हेल्प। कोई सवाल है तो What is the cost? What is the cost? क्या फर्क है दोनों में अमाउंट का, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक? सो देखिए बेसिकली होता क्या है, सर्जिकल कॉस्ट, जब आप कॉस्ट की बात करते हैं सो नंबर 1 होता है सर्जिकल कॉस्ट, और नंबर 2 होता है कि उसमें इंस्ट्रूमेंट्स है यूजुअली, और नंबर 3 होता है कि पेशेंट का स्टे कितना होगा, राइट। अगर मैं कोई ओपन सर्जरी करती हूँ पेशेंट का, सो उसमें सर्जिकल कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्वियसली नहीं होंगे, पर उसका स्टे लंबा जाएगा 5-6 दिन तक। अगर मैं लैप्रोस्कोपी सर्जरी करती हूँ तो लैप्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंट्स अलग होती हैं, लैप्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंट्स अलग होती हैं, उनका अपना इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट होता है, ठीक है, और रोबोटिक की इंस्ट्रूमेंट्स अलग होती हैं। तो मेन जो डिफरेंस है रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इज द इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट लैप्रोस्कोपिक का यूजुअली जो ट्रोकार्स होते हैं, जो ट्रोकार्स यूज होते हैं, प्लस जो लिगाशॉट वगैरह यूज होती है, उनका अगर हम कंबाइन करें तो दैट विल कम समवेयर अराउंड 80-90,000। रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं तो हमारा यूजुअली 1.2 to 1.4 आता है, राइट, लेकिन हमारा पेशेंट का स्टे कम हो जाता है। सो नॉर्मली हम जब लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो वी आर एबल टू सेंड देम होम इन 48 आवर्स, विद इन 2 days पेशेंट घर पे है, हॉस्पिटल स्टे कम हो गया। पतले पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी करना कंपैरेटिवली इजी होता है। हमारे पास जो यूट्राइन कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं उनका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, यूजुअली इज मोर देन 35।
80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, दे वेरी ओबीज पेशेंट्स, ओल्ड पेशेंट्स, घुटने बदले हुए हैं, हाई रिस्क है, तो उसमें हमारा लैप्रोस्कोपी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ओबीज पेशेंट्स में, एंड दैट इज दैट वो वाले पेशेंट्स हैं जिनको डेफिनेट एडवांटेज है रोबोटिक का. It's good for obese patients. It's one is definitely obese patients. Second is pelvic surgeries, जैसे uterine cancer, colon cancer, rectal cancer, prostate cancer. Pelvis होता है जो नीचे के भाग वाले अंग हैं, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के साथ जाना मुश्किल हो जाता है. So pelvic surgeries. Number 3 complex surgeries, जो difficult surgeries हैं, वो आप रोबोटिकली बेटर कर सकते हो कंपेयर टू लैप्रोस्कोपी, क्योंकि एक तो लैप्रोस्कोपी में आपका विजन है मैग्निफिकेशन 3 to 4 टाइम्स है, यहाँ मेरा मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स है, ठीक है. और इंस्ट्रूमेंट्स है, मेरा लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेट होता है, मेरा रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट ऐसे है, मैं किसी भी डायरेक्शन में टिश्यू पकड़ सकती हूँ. सो वो वाला जो मूवमेंट है वो मुझे लैप्रोस्कोपी नहीं मिलता. तो सिंपल सर्जरीज आप लैब पतले पेशेंट्स में इजी रहते हैं. मैं लैप्रोस्कोपी भी करती हूँ, आई डू ओपन, आई डू लैप्रोस्कोपी, आई डू रोबोटिक. सो द ऑप्शन गिवन टू पेशेंट इज कि ये ऑप्शन है, जिसकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं. वी ट्राई टू डू लैप्रोस्कोपी ऑल्सो, बट अगर कोई पूछे मुझसे कि क्या लेटेस्ट है, राइट, जैसे आप मार्केट जाते हैं फ़ोन लेने, यू विल आस्क आई वांट द लेटेस्ट फ़ोन, राइट. सो टेक्नोलॉजी उस चीज़ से एडवांस होगी. सो जो रोबोटिक की डेफिनेट एडवांटेजेस हैं लैप्रोस्कोपी के ऊपर वो मैंने आपको बताई हैं. विजन, 3D, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, पेल्विक सर्जरीज एंड हाई BMI पेशेंट्स में डेफिनेट एडवांटेज है. So if the lymph nodes फैल चुके हैं या हो चुके हैं, मेट्स फैल चुके हैं, so is it good? So uterine confined disease, हाँ, so देखिए number 1 is indication of surgery. So जैसे मैंने पहले कहा, अगर पेशेंट मेरे पास आता है, मैं उसको वर्कअप करती हूँ, इमेजिंग, MRI, PET, बायोप्सी, उसके बाद मैं आप उनको बताती हूँ आपको ये बीमारी है. नंबर 1, क्या आपका सर्जरी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है. सो कई बार ज़्यादा फैला है तो सर्जरी का कैंडिडेट ही नहीं है. ऐसा नहीं कि ओपन या रोबोटिक सर्जरी ही नहीं हो सकता, भी मैं हमारे डॉक्टर सेंटर पर कीमोथेरेपी का. नंबर 2, सर्जरी हो सकता है, लेकिन पेशेंट के लिए क्या बेटर है, ओपन या लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक. सारे पेशेंट्स को हम लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी ऑफर नहीं करते हैं, सारे पेशेंट्स को नहीं होता है. सारे कैंसर पेशेंट्स को आप रोबोटिक या लैप्रोस्कोपी नहीं कर सकते हैं. सो वो डिसीजन मेरे को पर पेशेंट लेना पड़ता है कि आपके लिए सेफ है आप करा लीजिए, आपके लिए ओपन बेटर है आप ओपन करेंगे. सो वो डिसीजन जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट का है, जैसे आई एम कैंसर सर्जन, सो वो डिसीजन में पेशेंट को एक्सप्लेन. कई बार पेशेंट आके बोलता है कि हम रोबोटिक कराने आए हैं, उसको उल्टा काउंसिल करना पड़ता है, आपके लिए ओपन बेटर है आप मत कराइए रोबोटिक. ऐसा भी होता है, राइट. सो रोबोटिक जब फर्स्ट टाइम आया था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, पिछले 10 साल से रोबोटिक है, और वहाँ पे हमने जो लर्न किया है वो यही किया है कि नंबर 1 इज पेशेंट सेफ्टी. कौन से पेशेंट के लिए क्या चीज़ बेटर है वही उसको ऑफर किया जाएगा. और ये जो हम कर रहे हैं यूट्राइन कैंसर में हम ऑफर कर रहे हैं, मैंने देखिए सर्विक्स कैंसर नहीं बोला, मैंने ओवेरियन कैंसर नहीं बोला, मैंने सिर्फ यूट्राइन कैंसर बोला, और वो भी अर्ली स्टेज में, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया में ट्रायल्स हो चुके हैं कि ये चीज़ इज इक्वल टू ओपन. सो प्लीज टेक द बेनिफिट. मैडम एक वैक्सीन जो इसका जो आपकी है ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैक्सीन है या फिर पहले की तरह जैसे बनती है सेंटिनल. इस सर ये जो ब्रेस्ट में हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर रहे हैं, ये अलग बायोप्सी है. जैसे हम रूटीनली कहते हैं ना कि हमने यहाँ से लिम्फ नोड निकाल दिया, वो ऐसा नहीं है सर. इसमें हमें पता है कि पेशेंट को कैंसर है, बट कैंसर कहाँ तक गया है आर्मपिट के अंदर, वो उसके लिए स्पेशल मशीन आती है जो कि डिटेक्ट करती है कि यहाँ पे कैंसर है कि नहीं है. तो वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग टेक्निक है, जिसमें हम पहले इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेशन से पहले भी लगाते हैं और 4 घंटे पहले भी लगाते हैं, 2 इंजेक्शन लगते हैं. तो वो उस मशीन से हम चेक करते हैं कि कहाँ तक गया है, उसको ट्रेस आउट करते हैं. अगर उसमें कैंसर गया है तब निकालते हैं, अदरवाइज नहीं निकालते. तो वो अलग टेक्निक है, सिंपल बायोप्सी नहीं है. लक्षण क्या है इनके पहले? हाँ जी, लक्षण क्या पता चलता है? अच्छा, लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के जी साधारण जो कॉमन सिम्पटम हैगा ब्रेस्ट कैंसर ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੰਢ. ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਫਲੀ 90% ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇਨਲੈਸ ਲੰਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨੇ. ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿੱਪਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਆਰਮਪਿਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਗੰਢ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ। ਯੂਟਰਸ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਸਕਦੇ। and how to protect.